Hello, good afternoon to all of you. So, welcome to the first lecture of fluid mechanics here. Okay. अब आपके पास यहाँ पे देखो हमें आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके. अब फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर योर ओसीएफ. ठीक है ना. और साथ में आपके पास फ्लूइड मशीनरी पार्ट के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स मैं आपको प्री रिटर्न नोट से आपके पास करवाऊंगा पूरा पूरा. ठीक है. तो ज्यादा टाइम ये आपके पास लेगा नहीं. और आपके पास क्वेश्चंस हम साथ साथ में हर चैप्टर के एंड में कवर अप करेंगे कुछ कुछ. ठीक है. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं. अब इस केस में देखो, सबसे पहले जब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको जो स्टडी करना है दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक. फ्लूइड स्टैटिक में आप हम यहाँ पे चार चैप्टर कवर अप करेंगे. सबसे पहले आपके पास आएगा बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आप बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करोगे, टाइप एंड फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करोगे, एंड आपके पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फिनोमिनास के बारे में भी देखोगे आप. ठीक है. सेकंड, आप यहाँ पे स्टडी करोगे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में कि प्रेशर को आप मेजर कैसे करते हो, कौन कौन से यूनिट्स हमारे पास है, कौन कौन से डिवाइसेस हमारे पास है, उसके हम स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर में. देन वी टॉक अबाउट दी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस. ये सिंपल सा टॉपिक आपके पास है. एक लेक्चर का काम है आपके पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को कवर अप करना हमारा. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रहेगा ब्योंसी फ्लोटेशन. तो ये चार चैप्टर आपको कवर अप करने हैं इन द फ्लूइड स्टैटिक पोर्शन. ओके. सेकंड पार्ट जो हम कवर अप करेंगे दैट विल बी ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स पोर्शन. अब देखो, फ्लूइड काइनेमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे रहेगा. वैसे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, क्यों हम स्टडी करते हैं, कोई हम चलो करेंगे बात थोड़ी देर में. नेक्स्ट आपके पास हमें कवर अप करना है फ्लूइड डायनेमिक्स पार्ट हियर. ओके. तो ये तीन पार्ट हमें स्टडी करने हैं. फ्लूइड डायनेमिक्स में आप यहां पे सबसे पहले तो डायनेमिक्स पोर्शन कवर अप करोगे, फिर आप यहां पे स्टडी करोगे फ्लो थ्रो पाइप को भी. नेक्स्ट आपके पास लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो की हम यहां पे बात करेंगे. ओके. एंड लास्ट में आपको देखने को मिलेगा यहां पे बाउंड्री लेयर थ्योरी. अब इस केस में एक टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर अप नहीं करा है. अगर आप बोलोगे तो ही मैं आपको कवर अप करूंगा, अदरवाइज उस टॉपिक को मैं स्किप करूंगा. दैट इज वॉटेक्स फ्लो आपके पास यहाँ पे. ठीक है ना. तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे कवर अप करना चाहते हो देन आई विल कवर दैट पार्ट हियर ऑल्सो, वॉटेक्स फ्लो, जिसमें फ्री वॉटेक्स एंड फोर्स वॉटेक्स का केस हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. हल्का सा मैं आपको बेसिक दे दूंगा कि आपके पास यहाँ पे होता क्या है, क्यों आप पढ़ते हो इसे. नेक्स्ट आप यहाँ पे स्टडी करोगे दैट इज अ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें जितने भी डायमेंशनलेस नंबर आप स्टडी करते हो पूरे के पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में हो, क्यों स्टडी करते हैं, कैसे ड्राइव होते हैं नंबर्स, इसकी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5. ओके. तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको कवर अप करने हैं इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. चलो, सब्जेक्ट टॉपिक्स क्लियर है आपको. तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10 एंड 11 चैप्टर आप यहाँ पे कवर अप करोगे टोटल. अब इस केस में आपको हर एक की इंपॉर्टेंस में आपको बता देता हूं. सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें फ्लूइड स्टैटिक की, फ्लूइड स्टैटिक में आप जो स्टडी करोगे वो रेस्ट कंडीशन में स्टडी करोगे. जब आपके पास फ्लूइड जो है वो रेस्ट में होता है, मतलब वो फ्लूइड बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रहा, स्टैटिक कंडीशन पे प्रेजेंट आपके पास यहाँ पर है, स्टेशनरी कंडीशन पे प्रेजेंट है. ठीक है. फ्लूइड के ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट करती है उन सारी की सारी फोर्सेस को आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे फ्लूइड स्टैटिक पार्ट में. ओके. फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो पोर्शन हमारा रहेगा, इसमें हम मोशन की स्टडी करेंगे कि फ्लूइड अब आपके पास यहाँ पे फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की फोर्सेस को आप कंसिडर नहीं करने वाले हो. ठीक है. फोर्सेस को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना. आपको स्टडी क्या करना है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, आपको स्टडी करना है यहाँ पे कि फ्लूइड कितना डिस्प्लेस कर रहा है, आपके पास किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, और आपके पास यहाँ पे किस एक्सेलरेशन से फ्लो आपके पास यहाँ पे कर रहा है. ये ध्यान रखना. अब ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पैरामीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों टू स्टडी द फ्लूइड डायनेमिक्स पार्ट हियर.
ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप फ्लूइड डायनेमिक्स की जब आप स्टडी करोगे, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे फ्लूइड मोशन पे होगा, इसी के साथ आपके पास फ्लूइड के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट करती है, चाहे वो आपके पास टर्बुलेंसी फोर्सेस हो, चाहे कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस हो, ग्रेविटी फोर्सेस, प्रेशर फोर्सेस, सभी के सभी फोर्सेस को हम इंक्लूड यहाँ पे करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना। अच्छा, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो रखा है क्या सब्जेक्ट? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यस और नो? नो सर। नहीं हुआ अभी। ठीक है, आप में से किसी को डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल का आइडिया हो? डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल कभी सुना हो आपने? नो आइडिया सर। है या नहीं? नहीं? नहीं है सर। ओके, नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आपके पास, अभी तो चलो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये बाद में देखेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि जैसे आपने डायमेंशनलेस नंबर के बारे में सुना होगा, रेनॉल्ड नंबर आपने सुना होगा, इनर्शिया बाय विस्कस फोर्स, आपने फ्रोड नंबर सुना होगा आपने ओसीएफ में, इनर्शिया बाय ग्रेविटी फोर्स, फिर मैक नंबर आपने सुना होगा, इनर्शिया बाय कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सारे के सारे डायमेंशनलेस नंबर में जो इनर्शिया फोर्सेस है वही हम कंसिडर क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ पे डिफाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो हम इसको देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर या फिर फ्लूइड डायनेमिक्स पार्ट के अंदर में से देखेंगे। ओके, चलो, तो स्टार्टिंग करते हैं आपके पास सबसे पहले फ्लूइड स्टैटिक पार्ट से। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती क्यों है, और आपके पास यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं। अब एक चीज ऐसे सोच के देखो, अगर सिंपल सा एक ग्लास ऑफ वाटर आपके पास यहां पर है, ग्लास ऑफ, एक आपके पास पानी का ग्लास है, ओके, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि आप कोई भी एक पाइप है, पाइप में फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि फ्लूइड जो है वो कांटेक्ट बनाता है किसके साथ, सॉलिड सरफेस के साथ। ठीक है, वो सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाता है। फ्लूइड की जो फ्लूइड का एक पार्टिकल है, या आप ऐसा समझ लो एक लेयर है फ्लूइड की, वो दूसरी एडजेसेंट लेयर के साथ कांटेक्ट बनाती है। ठीक है ना? तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे पास एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो कि डील करती है फ्लूइड के बिहेवियर की, फ्लूइड के बिहेवियर से। कब? जब फ्लूइड आपके पास किसी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट आपस बनाएगा तब, या फिर फ्लूइड जब आपस में कांटेक्ट बनाता है। ठीक है ना? तो इस चीज की इंटायर जो स्टडी हम करते हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। तो इतना सा यहाँ पे ध्यान रखना, इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एंड इट्स इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब कि ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एक सॉलिड सरफेस के साथ या एक किसी दूसरे फ्लूइड के साथ। ठीक है, उस सब चीजों की हम स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो तीन केसेस में आप स्टडीज की करते हो। या तो आप स्टडी करोगे फ्लूइड स्टैटिक में, काइनेमेटिक में, डायनेमिक्स में। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फ्लूइड स्टैटिक में आप फोर्सेस को कंसिडर करते हो, फ्लूइड डायनेमिक्स में आप फोर्सेस को कंसिडर करते हो, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फोर्सेस को हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड स्टैटिक की जब हम स्टडी करेंगे, फ्लूइड जो है वो रेस्ट पे आपके पास यहां पे होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर ये यूनिफॉर्म मोशन पे आपके पास होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, चलो यूनिफॉर्म मोशन छोड़ दो आप, सिर्फ आपके पास जो फ्लूइड है वो रेस्ट कंडीशन पे प्रेजेंट यहां पे रहेगा। सिर्फ इतना से यहां पे ध्यान रखना। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एस्केलरेशन, सब ये सब जब चीजें हम फाइंड आउट करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज हमें फ्लूइड डायनेमिक्स में स्टडी करनी है, इसलिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट, फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टडी आप यहां पे करते हो, और उस केस में हम यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट करेगी, चाहे वो कोई भी फोर्सेस हो, ग्रेविटी, प्रेशर, या फिर आपके पास कंप्रेसिबिलिटी, विस्कस, टर्बुलेंसी, ये सारी की सारी फोर्सेस हम कंसिडर इसमें करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे पास एक्ट करती है। अगर बात करें एप्लीकेशंस की, कहां कहां पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी? पंप्स में देखने को मिलती है, टरबाइन में, एयरप्लेन्स की अगर आप डिजाइनिंग करना चाह रहे हो, शिप्स, बिल्डिंग, ब्रिज, हर जगह आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। तो काफी वाइड सब्जेक्ट, वाइड एप्लीकेशन इसकी है और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पास रहता है।
ठीक है, चलो अब देखो आपके पास सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स को जब आप स्टडी कर रहे हो बेसिकली, तो इसको स्टडी कर फ्लूइड का मतलब एक्चुअली में पहले हुआ क्या, कैसे आप किसी सबस्टांस को एज अ फ्लूइड डिफाइन यहाँ पे करोगे। तो इतना सा ध्यान रखना कि फ्लूइड को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कि कंटिन्यूसली डिफॉर्म करेगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो जिसके पास कैपेबिलिटी होती है फ्लो करने की, उसको हम फ्लूइड यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है ना, अ सबस्टांस विच इज हैविंग अ कैपेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग, उसका फ्लूइड यहाँ पे बोलोगे। जैसे कि हमारे पास एयर हो गई, या एयर में नहीं, गैसेस हो गई या फिर लिक्विड, गैस या फिर लिक्विड, दोनों ही आपके पास फ्लो करते हैं, तो दोनों को ही हम फ्लूइड यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे आपके पास इंजीनियरिंग में जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो आपके पास सॉलिड और फ्लूइड में क्लासिफाई करते हैं, फ्लूइड हमारे पास फर्दर लिक्विड और गैसेस में क्लासिफाई यहां पे होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, सेकेंड चीज, जब आप यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करोगे, अब ये एक चीज को ध्यान रखना, पूरे के पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में कहीं पर भी अगर मैं फ्लूइड वर्ड यूज करता हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं अभी सिर्फ लिक्विड्स की बात कर रहा हूं। ओके, इवन दो जो गैसेस मेरे पास है वो भी फ्लूइड यहां पे होती है, लेकिन हम गैसेस की बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं आपके पास कहीं पर भी फ्लूइड वर्ड अज्यूम कर रहा हूं पूरे के पूरे इंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स में, तो आपके माइंड में सिर्फ आना चाहिए कि मैं लिक्विड्स की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट चीज, तो इसको मैं अंदर सी लिखा हुआ, अब आपके पास यहाँ पे अब एक चीज है, सोचो फ्लूइड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास एक सॉलिड सरफेस है, ये एक सिंपल सी सॉलिड सरफेस मेरे पास यहाँ पे गिवन है, इसके ऊपर कोई भी लिक्विड आपका रखा हुआ है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लिक्विड स्टेशनरी है इस टाइम। अगर आप इस लिक्विड के ऊपर एक हल्की सी फोर्स अप्लाई करोगे या इसको हल्का सा डिस्टर्ब अगर करते हो तो क्या होगा, फ्लूइड लगातार डिफॉर्म करने की कोशिश यहां पे करेगा। सो वी कैन से कि फ्लूइड के पास एक कैपेबिलिटी है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करने की। पहले सेकंड चीज पॉइंट आपके पास यहां पर ये ध्यान रखना, इसमें आपके पास कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, चाहे आप लिक्विड्स की बात करो चाहे आप यहाँ पे गैसेस की बात करो। ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक और सेकंड पॉइंट हमारे पास कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड की। अच्छा, पहले एक और चीज सब समझ लो आपके पास यहाँ पे, जैसे अब एक चीज देखो, जैसे मैंने आपको भी बोला कि फ्लूइड हमारे पास लिक्विड भी हो सकते हैं या फिर गैसेस भी हमारे पास हो सकती है। ठीक है, कैसे आप क्लासिफाई करते हो किसी फ्लूइड को एज अ लिक्विड और एज अ गैस, ये भी आपको पता होना चाहिए। जनरली अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के ऊपर प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होता, मतलब कि अगर आप लिक्विड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो तो लिक्विड आपके पास कंप्रेस यहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली हम इसे इनकंप्रेसिबल भी अज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करोगे, गैसेस की प्रॉपर्टीज जो है वो काफी ज्यादा वेरी करती है, अगर आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये बिल्कुल आपका डिफरेंट तरह से आपका बिहेवियर शो करता है। दैट इज वाई वी कंसिडर द गैसेस एज अ कंप्रेसिबल सबस्टांस, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस केस में अगर हम बात करें, जैसे कि अब बात करते हैं वाटर की, वाटर की जो डेंसिटी है, सबसे पहले क्या वाटर की डेंसिटी चेंज होती है, बताओ जरा मुझे, क्या वाटर की डेंसिटी चेंज होती है अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे। क्या लगता है आपको, क्लास में रिस्पॉन्स दिया करो यार, जितना रिस्पॉन्स दोगे ना सबके सब उतना इंटरेक्टिव क्लास आपके पास बनती है। ठीक है, तो आपके पास चाहे चैट बॉक्स में आप लिखो चाहे बोल के मुझे एक्सप्लेन करो, कोई इशू नहीं। बस मुझे इतना बताओ, क्या वाटर वाटर आपके पास यहाँ पे कंप्रेस होता है कि नहीं होता। नो सर। नो सर। नहीं होता। वाटर की आपके पास यहाँ पे वाटर को एज अ इनकंप्रेसिबल बोलेंगे या फिर कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल आप बोलोगे।
इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है? वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। तो दैट मीन्स अगर आपके पास टेम्परेचर चेंज होने पर डेंसिटी चेंज कर रही है तो आप इसे इनकम्प्रेसिबल क्यों बोल रहे हैं? सिमिलरली अगर टेम्परेचर के साथ डेंसिटी चेंज कर रही है तो आपके पास प्रेशर अप्लाई करने के साथ भी डेंसिटी चेंज करेगी। ठीक है, तो आप इसे इनकम्प्रेसिबल क्यों बोल रहे हो? बताओ। अब देखो आपके पास यहाँ पे होता क्या है। किसी भी सबस्टांस को आप इनकम्प्रेसिबल बोल रहे हो या कंप्रेसिबल बोल रहे हो, इसको डिफाइन करने का एक सर्टेन क्राइटेरिया है। बिकॉज प्रैक्टिकल कंडीशन पे कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है जो कि बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल आपके पास हो, जिसकी डेंसिटी में चेंज ना आए। कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है इस इंटायर यूनिवर्स के ऊपर। तो हम क्या क्राइटेरिया चूज करते हैं? तो जनरली आप यहाँ पे डेंसिटी चेंज का क्राइटेरिया चूज करते हो। अगर आपके पास फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है और उसकी डेंसिटी में चेंज 5% से कम अगर होता है तो आप उसे बोलते हो कि आपके पास यहाँ पे ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मेरे पास होगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि आपके पास अगर डेंसिटी बहुत कम फ्रैक्शन से चेंज हो रही है तो उसमें आप कंप्रेसिबिलिटी को इग्नोर कर देते हो। ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आपके पास यहाँ पे कंसिडर हम करेंगे। अगर जैसे वाटर की बात करें, वाटर की जो डेंसिटी है वो कभी आपके पास 90, 980, 990, 1000 इस तरह से वेरी कर सकती है विद द अप्लाइड प्रेशर। तो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम डेंसिटी चेंज अगर देखते हैं तो ये बिल्कुल माइन्यूट आपको देखने को मिलता है। तो इवन दो वाटर परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल यहां पे नहीं है, लेकिन आप उसे अज्यूम करते हो एज अ इनकम्प्रेसिबल सबस्टेंस। क्यों? बिकॉज इट इज हैविंग लेस देन 5% डेंसिटी चेंज। लेकिन अगर गैसेस की अगर हम बात करें तो डी रो बाय रो की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5% आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इसको आप क्या कंसिडर करोगे? इसे आप कंप्रेसिबल फ्लूइड यहाँ पे कंसिडर करोगे। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। अच्छा चलो, अब आपके पास वाटर की बात हुई है, वाटर की एबनॉर्मेलिटी बताओ जरा मुझे आपके पास। कोई वाटर के रिलेटेड कोई स्पेशलिटी बताओ जरा, कोई जो सिर्फ वाटर में ही आपको देखने को मिलती है और कहीं पे किसी और चीज में देखने को नहीं मिलती। आप में से कौन कौन एसएससी जेई का एग्जाम में देने में इंटरेस्टेड है, या फिर जो देता है आपके पास एग्जाम, या जिसने दे रखा हो अभी? तो ये है सब। रिस्पॉन्स करो यार। कोई है जिसने एसएससी जेई में आपके पास यहाँ पे इंटरेस्टेड हो या फिर देना चाहता है कोई? नहीं, चलो ठीक है। और बाकी? नो यार, ऐसा मत बोलो ना, नहीं नहीं मत करो, क्योंकि इस एज में ना आपको नहीं 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 करना चाहिए, आपको देना चाहिए जरूर। इवन दो आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसे ही देना जरूर चाहिए, आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। ठीक है। अब इस चीज में देखो, आपके पास यहाँ पे जेई के अंदर ही एक एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर की एक एबनॉर्मेलिटी के बारे में बताओ जिसके जिसके लिए वो आप जिसकी वजह से इस यूनिवर्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। अगर वो प्रॉपर्टी वाटर के पास नहीं होती तो इस दुनिया के इस अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। क्या प्रॉपर्टी है ऐसी? कुछ आइडिया? Oxygen carrying property like नहीं, बेटा से। अच्छा ठीक है, ठीक। लेकिन जरूर एसएससी जेई का एग्जाम जरूर देना, मैं आपको पहले बोल देता हूँ, बिकॉज सिविल के लिए वो बहुत अच्छी जॉब है। सिविल स्पेसिफिकली सीपीडब्ल्यूडी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। बहुत कैंडिडेट उसकी बहुत ज्यादा वेट करते हैं, तो प्लीज उसको स्किप मत करना। ठीक है। अब देखो, वाटर के पास क्या प्रॉपर्टी है। अगर आप वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट अगर करते हो, मतलब जैसे आप एक चीज मुझे सोच के बताओ, अगर आपके पास लिक्विड को वेपर में, अगर लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे
या किसी भी लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ सॉलिड में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए? वैसे क्या लगता है आपको? अगर मैं जनरली किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूं तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए कि लिक्विड फेस की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए? सोच के बताओ। सर लिक्विड। लिक्विड की नहीं, हमेशा सॉलिड की ज्यादा होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर किसी चीज को आप फ्रीज कर रहे हो तो सॉलिड फेस की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन इस अर्थ के ऊपर आपका से वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी लिक्विड फेस में ज्यादा होती है, सॉलिड फेस में कम होती है। इसी प्रॉपर्टीज की वजह से आपके पास जो आइस है वो फ्लोट कर पाती है वाटर के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपके पास फ्लोटेशन होने की वजह से जितने बड़े बड़े आइस क्यूब आपके पास यहाँ पर है, ठीक है ना, ग्लेशियर्स आपके पास यहाँ पर है, वो सी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं और लाइफ सस्टेनेबल है अर्थ के ऊपर। ये ध्यान रखना। ठीक है ना, सिर्फ वाटर के पास ये एबनॉर्मेलिटी। ओके, चलो। यहां तक कोई डाउट? सिंपल फ्लूइड का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्लूइड लिक्विड और गैसेस दोनों हो सकते हैं। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं जनरली, और गैसेस को आप कंप्रेसिबल बोलते हो। क्यों बोलते हो? बिकॉज लिक्विड के अंदर डेंसिटी वेरिएशन लेस देन 5% होता है, गैसेस के अंदर मोर देन 5% होता है। तो ये प्रैक्टिकल क्राइटेरिया है टू डिफाइन दी बॉडीज आर इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल। अच्छा, एक बात बताओ, इसी से एक और चीज मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं मेरे पास, ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल में, ब्रिटल मटेरियल में क्या कोई स्ट्रेन होती है? क्या कोई स्ट्रेन होती है आपके पास यहाँ पे, या डिफॉर्मेशन होती है ब्रिटल मटेरियल्स में? क्या लगता है आपको? नो सर। नहीं। अब ध्यान रखना इस चीज का भी, ब्रिटल मटेरियल में कोई स्ट्रेन नहीं होती, लेकिन एक्चुअल कंडीशन पे अगर आप देखोगे एक माइन्यूट सी डिफॉर्मेशन जरूर होती है, बिल्कुल माइन्यूट सी, जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी क्राइटेरिया हम क्या चूज करते हैं कि जो डिफॉर्मेशन होनी चाहिए वो लेस देन 5% होनी चाहिए। तभी आपके पास बॉडी को आप क्या कंसिडर करोगे? ब्रिटल मटेरियल कंसिडर करोगे। नहीं नहीं, अगर ये मोर देन 5% है तो मटेरियल क्या है मेरे पास? डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों। चलो, अब करते हैं बात नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कि फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज का मतलब यहां पे क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट में आप चले जाओ, अगर आप प्रॉपर्टीज वर्ड पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके पास उसकी खूबियों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर एक सिंपल सा रूम है, एक रूम है, रूम के अंदर आपके पास एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, और मैं आपको कह रहा हूं कि इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है इसका लेटर से 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या चीज है? बेसिकली प्रेशर एंड टेम्परेचर यहां पर इस एयर की प्रॉपर्टीज मेरे पास है, जो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है कि एयर अभी क्या है मेरे पास? अभी एयर आपके पास हॉट स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है ना? सेम केस में अगर आपके पास सेम रूम में मैं अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूं और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दूं लेटर से 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा? आपके पास एक न्यू प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाएगी। एक अगेन ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं कि अब आपके पास एयर क्या हो चुकी है मेरे पास? कोल्ड स्टेट पे जा चुकी है। तो ध्यान रखना, तो कोई भी प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ते हो किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो उस पर्टिकुलर चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखते हो, दैट इज सिंपल मास डेंसिटी, या फिर सिंपल हम इसे डेंसिटी भी बोलते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला वाइज आपको पता ही है, चलो पता ही होगा, सिंपल सा। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और आपके पास वॉल्यूम की है मीटर क्यूब। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। जैसे हम वाटर की डेंसिटी अगर हम जैसे लेके चले, वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप लेके चलते हो, और ये जो वैल्यू है ये स्पेसिफिकली 4 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पे डिफाइन यहां पर होती है। अगर आपने टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करा तो डेंसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, मेरे पास कम हो जाएगी आपके पास यहां पर। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ यही वैल्यू को याद रखोगे, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, बात करें एयर की डेंसिटी।
एयर की डेंसिटी अगर आपको किसी क्वेश्चन में यूज करनी पड़ जाए तो दैट इज 1.12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमोस्फेयर पे आप कैलकुलेट करते हो। ये रेफरेंस पॉइंट ध्यान रखना, कभी कभी पूछ ले जाते हैं ये आपके पास, ठीक है, जेई के एग्जाम्स के अंदर, कि किस प्रेशर एंड टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग आप डेंसिटीज को डिफाइन करते हो। तो वाटर के लिए डिफरेंट है, एयर के लिए डिफरेंट है। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी चीज है, फिजिकल मतलब क्या हुआ इसका, फिजिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है ये आपके पास, फिजिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है आपके पास, मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी, सोच के देखो। यस, फिजिकली क्या फील करना, कैपेसिटी, और कुछ इसके अलावा, और कुछ सोच के देखो फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये। बिकॉज इंटरव्यू में आपसे कभी कभी, जैसे इन फ्यूचर मान लो आप और अच्छे अपॉर्चुनिटी में जाते हो, कहीं इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, तो पूछ लिया जाता है कि डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए, मत बताना क्या चाह रहे हैं ये। एक चीज सोच के देखो, आपके पास इसका फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में किसी सबस्टांस का कितना मास प्रेजेंट है ये आपको डेंसिटी बताने की कोशिश कर रहा है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना आपके पास मास प्रेजेंट है, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आपके पास प्रेजेंट है ये आपको डेंसिटी बताने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं कह सकता हूं, जैसे मान लो एक मेटल की बॉडी है और एक आपके पास प्लास्टिक की बॉडी है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी ऑफ द मेटल जो होगा जनरली वो ज्यादा ही होगा प्लास्टिक के कंपेरेबल। तो मेटल का जो वेट है वो भी ज्यादा ही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो डेंसिटी है वो एक तरह से हैवीनेस के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपको एक तरह से हिंट दे रहा है कि कोई भी सबस्टांस कितना हैवी मेरे पास हो सकता है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी दैट मींस इट इज मोर हैवियर देन द अदर फ्लूइड, ठीक है। तो ये हैवीनेस के बारे में आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम डेंसिटी ऑफ मरकरी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा हैवी मेरे पास होगा, ठीक है। तो मरकरी काफी ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू वाटर, समझ गए। नेक्स्ट, या फिर देखो, एक तो चलो ये आपने देख लिया। सेकंड, एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम का कितना मास होता है ये आपको कौन बता रहा है, ये आपको डेंसिटी बता रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर क्यूब वाटर का कितना मास आपके पास होगा, तो दैट विल बी डेंसिटी, दैट विल बी 100 किलोग्राम, 1,000 किलोग्राम हेयर। तो ये आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम का मास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी सबस्टांस कितना हैवी मेरे पास हो सकता है, इसका ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखते हो यहां पे स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, यहां पर स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या हुआ, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब खुद सोच के देखो, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट प्रेजेंट है उसको हम स्पेसिफिक वेट से डिनोट कर रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं वेट को कैसे निकालते हो, वेट का मतलब होता है सिंपल मास इंटू ग्रेविटी, यही होता है वेट आपके पास, है ना। वेट हमेशा न्यूटन्स में कैलकुलेट किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो अगर आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो डेंसिटी के इक्वल अगर होता है, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ग्रेविटी से तो वो स्पेसिफिक वेट होगा मेरे पास, समझ गए बात। अगर आपके पास यहां पर एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसको अगर हम डेंसिटी बोलते हैं, और अगर मैं इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आपका स्पेसिफिक वेट बन जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया आपके पास यहां पर ये। अगर आपको डिफिकल्टी होती है इसे समझने में तो आप ऐसा समझ लो, वेट इज स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट का मतलब मास इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये अगेन सिंप्लीफाई होके आपके पास क्या बनेगा, रो इंटू जी का प्रोडक्ट।
तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो सिंपल सा केस आपके पास यहाँ पे ये रहता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सबस्टांस पर यूनिट मास। एक यूनिट मास 1 kg ऑफ सबस्टांस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम बताता है, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। अब मुझे सोच के बताओ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? जिस तरह से आपने डेंसिटी का देखा, उस तरह से स्पेसिफिक वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए? एक यूनिट मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकली क्या मतलब हो सकता है इसका? एक चीज का ध्यान रखना, आप जेई के एग्जाम के लिए जा रहे हो, टेक्निकल को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप उसको फिजिकली रिलेट करने की कोशिश करा करो हर एक चीज में। अगर आप उसे फिजिकली विजुअलाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपके लिए सब्जेक्ट कवर अप करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना? सोच के देखो क्या मतलब हुआ इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम का। यस, क्या आंसर हो सकते हैं? एनी रिस्पॉन्स? यस और नो? कुछ आइडिया लगा कि नहीं लगा? बताओ। नो सर। नहीं। अब इस ढंग से समझो। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो मेरे पास है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, क्या मैं कह सकता हूं 1/1000, 0.001, ये होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है लेटर से वो 1 के इक्वल है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर क्या ये अगेन 1/1 इसके इक्वल आपके पास होगा? ठीक है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं, अब थोड़ा सा ध्यान से इन वैल्यूज को देखो। एयर का स्पेसिफिक वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब पर केजी, मतलब कि 1 kg अगर आपके पास एयर है तो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है? 1 मीटर क्यूब के। अगर आपके पास वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.001 है, मतलब कि 1 kg ऑफ वाटर कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है? 0.001 मीटर क्यूब। तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इनडायरेक्टली आपको आपको बता रहा है कि कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है कोई सबस्टांस आपके पास एक गिवन स्पेस के अंदर। ओके, तो ये स्पेस ऑक्युपाइड के बारे में बता रहा है आपको। ओके, डेंसिटी क्या बताता है आपको कि कोई चीज कितना हैवी हो सकता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको बता रहा है कि कोई चीज कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है यूनिवर्स में या ओपन इन्वायरमेंट में, वो मेरे पास है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आपके पास अगर हम देखें यहां पर, चलो स्पेसिफिक नेक्स्ट। अब एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास जब फ्लूइड मैकेनिक्स की जब आप स्टडी करते हो, आप इस यहाँ पे लिक्विड्स की भी स्टडी करोगे और आप यहाँ पे गैसेस की भी स्टडी करते हो। आपके लिए लिक्विड्स की स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गैसेस मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिक्विड्स के लिए डेंसिटी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तभी आपके पास आप स्पेसिफिक वॉल्यूम को ज्यादा फोकस करते नहीं हो। ठीक है, लेकिन डेंसिटी की वैल्यूज को आप ज्यादा फोकस करते हो, बिकॉज अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यूज को देखें बहुत ही स्मॉल इसकी वैल्यू होती है। सेम केस अगर आप गैसेस की बात करोगे, गैसेस के केस में डेंसिटी काफी कम होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। तो आपके पास गैसेस में स्पेसिफिक वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वहां पे डेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। तो थोड़ा सा आपको हल्का सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि लिक्विड के लिए डेंसिटी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम का आप छोड़ सकते हो। लेकिन गैसेस के लिए आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप डेंसिटी को छोड़ सकते हो। ठीक है ना? सर चलो, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट आपको मैं बताता हूँ। यूनिट में एक साथ कवर अप करूंगा, बिकॉज मुझे एसआई, सीजीएस और आपके पास एम के सिस्टम एक साथ कवर अप करने हैं। अब यहाँ पे देखो,
स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब यहां पे क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल लो या फिर रिलेटिव डेंसिटी बोल लो, इनका मेन काम है सिर्फ आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स की डेंसिटी को कंपेयर करना। ठीक है ना, मतलब कहने का क्या होगा इसका, जैसे कि सबसे पहले अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूला देखोगे तो ये आपके पास है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जैसे कि अगर आप लिक्विड्स की बात करो, लिक्विड के केस में हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड वो मेरे पास वाटर लेके चलते हैं, ये ध्यान रखना। गैसेस के लिए आप जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेके चलते हो वो एयर लेके चलते हो। अब मतलब क्या हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी का, जिस तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी मुझे बताओ क्या होती है, तो ये होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होता है 13,600, डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास हुआ 1000 के इक्वल, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 13.6 के इक्वल आएगी। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये आपको फिजिकली सिग्निफाई कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक सिंगल फ्लूइड की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं वाटर की डेंसिटी के साथ। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं अगर किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, मतलब इसकी डेंसिटी जो है वो 13.6 टाइम ऑफ वाटर के इक्वल आपके पास यहां पर है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 13.6 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा आपके पास काफी नंबर ऑफ फ्लूइड्स हमारे पास है, हर एक फ्लूइड की डेंसिटीज डिफरेंट डिफरेंट आपके पास है। ठीक है, तो हर एक फ्लूइड की डेंसिटी को कंपेयर करना वाटर के साथ हम इजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये ध्यान आप रखोगे यहां पर। ओके, तो ये एक तरह से आपको जस्ट हिंट दे रहा है आपको कि डेंसिटी ऑफ द मर्करी या डेंसिटी ऑफ द कोई भी रैंडम फ्लूइड, ठीक है, वो कितना हैवी है या कितना लाइटर है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर होती है तो दैट मींस फ्लूइड इज हैवियर देन वाटर। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगर आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लेस देन 1 के इक्वल अगर होती है, इसका मतलब फ्लूइड इज लाइटर देन वाटर है। समझ गए बात, जैसे आप देख सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी 13.6 है, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है आपके पास, तो मतलब ये बहुत ज्यादा हैवी आपके पास यहां पे हुआ एज कंपेयर टू वाटर। अगर किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.4 के इक्वल है, दैट मींस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होगी फिर आपके पास, क्या मैं कह सकता हूं 0.4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट मींस 400। अब आपके पास इसकी वैल्यू ग्रेट लेस देन 1 है, तो ये जो फ्लूइड मेरे पास है ये आपके पास काफी लाइटर है, हल्का है एज कंपेयर टू वाटर आपके पास यहां पर। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो सेम केस में आप यहां पे गैसेस के लिए भी डिफाइन इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर कोई भी न्यूमेरिकल फ्रेम आपके पास होता है और उसमें अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी एस की वैल्यू गिवन है, तो इनडायरेक्टली आपको बोलना चाह रहा है वो कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड गिवन है, वो आपको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है यहां पर। क्लियर, यस और नो? चलो, अब आपके पास यहां पे हल्की सी यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स हमारे पास यहां पे होती है। अच्छा, कितने सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास होते हैं वैसे, कितने सिस्टम ऑफ यूनिट है, कुछ बताओ आइडिया आपके पास? आप क्या चाहते हो मैं बिल्कुल बेसिक से चलूं, एक बार मुझे कंफर्म कर देना, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आपको कितना आइडिया है, कितना आता है कितना नहीं आता, उसके हिसाब से मैं चलूंगा फिर। Yes, sir. Basic. बिल्कुल बेसिक से ना, चलो ठीक है फिर। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास कितने सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास होते हैं यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए। अब यहां पे देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को हम यहां पे यूनिट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास 4 तरह के सिस्टम्स होते हैं।
एक होता है SI, इंटरनेशनल सिस्टम इसे बोलते हो, CGS जिसको सेंटीग्राम सॉरी आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हम इसे बोलते हैं, MKS, ठीक है। एक होता है FPS। MKS का मतलब होता है आपके पास यहाँ पे मीटर किलोमीटर सॉरी मास किलोग्राम, या वैसे समझ लो मीटर, मीटर भी नहीं है आपके पास यहाँ पे, इसको बोलते हैं आपके पास मेरे को इसकी डेफिनेशन या फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, मीटर आपके पास किलोग्राम और सेकंड, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो। FPS का मतलब आपके पास यहाँ पे होता है फुट पाउंड पर स्क्वायर इंच आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास जनरली 3 सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए अच्छे से, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। FPS आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो अमेरिका में यूज होता है, SI इंडिया में यूज होता है आपके पास। अब एक और चीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक, मैंने आपके पास यहाँ पे करवा रखा है वैसे ये, चलो ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करते कैसे हैं, क्यों? बिकॉज आपके जेई के एग्जाम में स्पेसिफिकली, चाहे आप स्टेट जेई का एग्जाम दो, चाहे आप SSC का एग्जाम दो, वहां पे जानबूझ के आपका टाइम वेस्ट करने के लिए एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में आपको वैल्यूज को प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी है कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज पे। अब करते हैं कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की बात। जैसे मेरे पास सबसे पहली फंडामेंटल जो डायमेंशन है वो है मास, फिर आपके पास आता है लेंथ, फिर आपके पास यहाँ पे आता है टाइम, ठीक है। ये 3 फंडामेंटल डायमेंशन आपके पास यहाँ पे होती है। अगर आप SI सिस्टम का यूज करते हो तो हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। हम SI सिस्टम में किलोग्राम में मास को रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को आप मीटर से रिप्रेजेंट करते हो, टाइम को आप सेकंड से रिप्रेजेंट यहां पे करते हो, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ग्राम में। लेंथ को आप रिप्रेजेंट करोगे सेंटीमीटर पे, टाइम अगेन सेकंड में ही डिफाइन मेरे पास होगा, ये ध्यान रखना। MKS सिस्टम में मास को अगेन आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, यहां तक कि फोर्स को भी आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हो। लेंथ को हमेशा मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हमेशा आपके पास सेकंड में हमेशा यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ पे? सिंपल सा केस बना भी तो बिल्कुल ही। अब जैसे कि आपने अभी अच्छा, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता देता हूं मैं। जैसे फोर्स मेरे पास है, ठीक है। फोर्स को कैसे आप डिफाइन करोगे? फोर्स बेसिकली आपके पास यहाँ पे होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक चीज सोच के देखो, मास का मतलब सिंपल सा है आपके पास यहाँ पे किलोग्राम, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब आपके पास यहां पर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की जो यूनिट आ रही है वो आ रही है 1 किलो, वो आ रही है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स की यूनिट हुई। और इस यूनिट को आप क्या बोलते हो? इसी यूनिट को आप बोलते हो 1 न्यूटन। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है ना कि आप फोर्स लग रही है लेटर से 5 न्यूटन की, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि फोर्स लग रही है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो समझ जाना, बहुत ये बहुत सिंपल सा केस आपके पास यहां पर है। अब यहां पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि CGS सिस्टम में, अगेन फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपके पास? यहां पे फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो CGS सिस्टम है मेरे पास, इसमें मास को आप रिप्रेजेंट करते हो ग्राम में। तो आपके पास मास को हमने लिख दिया ग्राम। आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन की यूनिट आपके पास होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है। तो आपके पास लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमीटर में, और आपके पास टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड में, ठीक है। तो ये यूनिट आपके पास बन गई फोर्स की, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी यूनिट को आप क्या बोलते हो? इसी यूनिट को आप नाम देते हो 1 डाइन का। क्लियर है यहां पे? कोई डाउट? तो 1 डाइन का मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। ओके, चलो, क्लियर है? ये अभी जस्ट मैं आपको
बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं अभी। जब हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं, एमकेएस सिस्टम में आपके पास फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। आप इसे केजीएफ केजीएफ से रिप्रेजेंट करते हो, या फिर केजी एफ से रिप्रेजेंट करते हो, या फिर सिंपल केजी से रिप्रेजेंट करते हो। ये ध्यान रखना। मतलब क्या हुआ कहने का इसका, मान लो अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है आपके पास डेटा से 10 किलोग्राम के इक्वल, ओके, 10 किलोग्राम इसका मास है। अब मुझे बताओ इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। आपके पास मास की वैल्यू है 10 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.81। दैट मीन्स कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है यहां पर, वो क्या आ रही है यहां पे 98.1 किलोग्राम पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, जिसको आप यहां पर 98.1 न्यूटन भी बोल सकते हो। यस और नो, कोई डाउट है तो बताओ। चलो, तो अब आपके पास जब हम एमकेएस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, एमकेएस सिस्टम में हम बोलते हैं कि जितना बॉडी का वेट है, सॉरी, जितना बॉडी का मास है उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे लग रही है। जितना बॉडी का मास है उतनी ही क्या है आपके पास यहाँ पे वेट है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास है। वेट कुछ नहीं है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड अर्थ, ठीक है ना। तो अगर आप केजीएफ में से लिखना चाहते हो, अगर बॉडी का मास 10 केजी है तो हम कह सकते हैं कि जो वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो 10 केजीएफ के इक्वल यहां पे लग रहा है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं आपके पास जो 1 केजीएफ मेरे पास हुआ यहां पे वो 9.81 न्यूटन के इक्वल यहां पे हुआ। मतलब क्या हुआ कहने का, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपके पास यहां पे 10 केजीएफ फोर्स एक्सर्ट हो रही है बॉडी के ऊपर, तो अगर आप उसे न्यूटन में निकालना चाहते हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.81। तो आपको ध्यान रखना है 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब है 9.81 न्यूटन के इक्वल। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई डाउट। अब थोड़ा सा अब थोड़ा सा और देख लो। फोर्स की हमने बात कर ली, फोर्स से आप क्या निकाल सकते हो, टॉर्क निकाल सकते हो, टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो, या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लो, या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। अब आपको पता है कि जो टॉर्क मेरे पास होता है वो क्या होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला भी यही होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। ट्विस्टिंग मोमेंट, कपल, सबका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होता है। अब हमें पता है कि जो फोर्स की यूनिट है वो है 1 न्यूटन। आपने मल्टीप्लाई कर दिया मीटर के साथ, ठीक है। तो एक यूनिट बन गई मेरे पास 1 न्यूटन मीटर के इक्वल। अब हमें पता है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 न्यूटन मीटर की जो वैल्यू होगी वो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगी। यस और नो, ये होना चाहिए सिंपल सा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई इशू यहां पे होना नहीं चाहिए, ठीक है। सेम केस में अगर हम बात करें टॉर्क, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट की यूनिट किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में आपको पता है कि जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन, और डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या बन गई 1 डाइन सेंटीमीटर के इक्वल। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इसको आप लिख सकते हो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप यूनिट लिख सकते हो यहां पर, ये ध्यान रखना। सेम केस में अगर आप केजीएफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो क्या यूनिट होगी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये कन्वर्जन बन गया 1 केजीएफ मल्टीप्लाई बाय मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। बात अगर हम करें वर्क की, अच्छा एक और चीज,
एक और चीज आपके लिए यहाँ पे, जो 1 न्यूटन मीटर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये इसी को आप क्या बोल देते हो, इसी को बोल देते हो 1 जूल। ये ध्यान रखना। तो आपके पास ये क्या बन चुका है, 1 जूल ही बन चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल कुछ नहीं है, ये 1 न्यूटन मीटर के इक्वल है। यही आपके पास 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के भी इक्वल यहाँ पे होगा, ये भी ध्यान रखना। ओके, अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क, जैसे वर्क आपके पास होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऐसे आप निकालते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अगेन मैं कह सकता हूं कि इसकी यूनिट होगी 1 जूल, या जिसको 1 न्यूटन मीटर आप बोलते हो यहाँ पे, या फिर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, सीजीएस में इसकी यूनिट होगी 19 सेंटीमीटर, या फिर 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा एक और चीज, वर्क को ही आप एनर्जी भी बोलते हो, ये ध्यान रखना। तो आपके पास अगर हम बात करें पावर की, पावर क्या होता है बेसिकली, टॉर्क इंटू ओमेगा, या फिर फोर्स इंटू वेलोसिटी, बात एक ही है। इसकी यूनिट क्या होगी, अब हम बात कर रहे हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है ना, तो फोर्स की यूनिट है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर आप न्यूटन को कन्वर्ट करते हो किलोग्राम मीटर और सेकंड में, तो यू विल फाइंड, ये बन गया न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड। सो यू विल फाइंड कि आपके पास 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड की जो वैल्यू आ रही है, जो कि 1 जूल पर सेकंड के इक्वल भी मेरे पास है, ये आपके पास बना 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये फॉर्मूला मेरे को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1 जूल पर सेकंड को ही आप क्या बोलते हो, 1 वॉट बोलते हो यहां पे आप। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज सोच के देखो, अब इतना कुछ आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप 2 मिनट के अंदर इसको निकाल सकते हो, तो टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम केस अगर मैं आपके पास सीजीएस सिस्टम में लिखता हूं, तो आप इसे लिख सकते हो सिंपल सा 1 टाइम, यस। सर अगर 1 न्यूटन कितने केजी किलोग्राम पर सेकंड का होगा सर? 1 न्यूटन कितने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, तो ये आपके पास 1 के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है आपके पास, अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, 1 न्यूटन का मतलब क्या होगा, अगर आपके पास 1 किलोग्राम की बॉडी है और अगर आप इसमें फोर्स अप्लाई करते हो, अगर आप इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एस्केलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, 1 न्यूटन लगेगी। तो अब आपके पास 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, मास इंटू एस्केलरेशन। यहां से आपके पास ये निकल के आता है, ये ध्यान रखना। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम में, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, इस ढंग से हम डिफाइन कर सकते हैं। एमकेएस में बात करें 1 kgf मीटर पर सेकंड, ये बन गई आपका यूनिट। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को क्लासिफाई डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट हो? No, sir. अब एक चीज का ध्यान रखना, अभी आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है, कन्वर्जन नहीं पढ़ी। ठीक है, अब मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूं। लेट अस सपोज कि अगर आपके पास एक सिंपल सी बॉडी है, मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो आपके पास 1 न्यूटन के इक्वल लग रही है। अब मुझे बताओ कि ये जो फोर्स है ये कितने डाइन के इक्वल है, डाइन में इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, तो कैसे निकालोगे। अब देखो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एसआई सिस्टम को कन्वर्ट करो, किस में, सीजीएस में कन्वर्ट करो। अब ये कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी है, यहीं पर मिस्टेक्स होती है। तो आपके पास यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो 1 न्यूटन के इक्वल आपके पास एक्ट कर रही है। 1 न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास फोर्स लग रही है। ठीक है,
अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले डाइन का मतलब है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मतलब है। तो आप एक चीज सोच के देखो, आपको किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है मेरे पास, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आपके पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई कैन राइट 1 न्यूटन की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास यहां पे, 10⁵ डाइन के इक्वल। ठीक है, इस ढंग से आप कन्वर्जन कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन के इक्वल लग रही है, दैट मींस इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है यहां पे, इसके ऊपर सीजीएस सिस्टम में 10⁵ डाइन के इक्वल फोर्स यहां पे लग रही है। ओके, अगर सेम बॉडी के ऊपर फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है तो कितनी फोर्स सीजीएस सिस्टम में लग रही है, 10 इंटू 10⁵ डाइन के इक्वल यहां पे लग रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस ढंग से आप कन्वर्जन कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे। क्लियर है यहाँ पे? अगर क्लियर है आपके पास यहाँ पे तो मुझे इसको कन्वर्ट करके बताओ कि कितनी स्ट्रेस लग रही है मेगा पास्कल में। अगर स्ट्रेस आपके पास एक्ट कर रही है 9.81 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेगा पास्कल में इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो, मेगा पास्कल आपको मुश्किल अगर लगता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मुझे बताओ। सर नहीं पता सर। नहीं पता? चलो, अब देखो कैसे करना है। कुछ नहीं करना आपको, ये चीजें याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे खुद नहीं पता कि क्या वैल्यू है इसकी, अब मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले एक चीज देखो, आपके पास यहाँ पे केजीएफ को हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन में, और डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। बस मुझे यह काम करना है। सबसे पहली चीज, आपके पास 1 kgf में कितने न्यूटन आपके पास यहाँ पे होते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं 9.81 न्यूटन आपके पास यहाँ पे होते हैं? इसमें तो क्लैरिटी है सब कुछ। 1 kgf के अंदर 9.81 न्यूटन आपके पास यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आप एक चीज देखोगे, ये 9.81 एज इट इज, केजीएफ को मैंने आपके पास कन्वर्ट करके लिख दिया 9.81 न्यूटन के इक्वल। ओके, आपके पास 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर अगर आपके पास होते हैं तो आप देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, 0.01 मीटर हुए। सो अब आपको अगर यहां पे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में, सो आई कैन राइट 0.01 मीटर स्क्वायर। समझे बात? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। एक एक करके सारे की सारी यूनिट्स को मैंने बेसिक एसआई यूनिट में कन्वर्ट करा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। केजीएफ को न्यूटन में लिख दिया, सेंटीमीटर को मीटर में लिख दिया। ठीक है, तो आप देखोगे आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है इसके इक्वल। ठीक है, तो हाँ, हमें आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आपको देखने को मिल गई। समझे बात? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर पिछली बार रिपीट कर दो एक बार, ये वाला केस, इसके पिछले वाला। इससे पिछले वाला आपके पास यहाँ पे ये न्यूटन वाला। यस सर। देखो हुआ क्या, आपके पास पिछले वाले केस में मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक सिंपल सी बॉडी है, ये बॉडी मेरे पास है, इस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो 1 न्यूटन की। अब मुझे बस आप इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में बताओ, सीजीएस सीजीएस सिस्टम में बताओ।
तो आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है वो डाइन के इक्वल होती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे फोर्स की वैल्यू न्यूटन की जगह डाइन में कन्वर्ट करके बताओ। ये पूछना चाह रहा था बस मैं आपसे। तो अब आप एक चीज खुद सोच के देखो सबसे पहले तो, कि आपके पास जो 1 न्यूटन मेरे पास यहाँ पे होता है, ये किसके इक्वल है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। अब आप खुद सोचो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे मेरे पास, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे होंगे। ठीक है, सेकंड को कन्वर्ट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में सिर्फ लेंथ और मास की यूनिट ही डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिला कि 1 न्यूटन की जो वैल्यू आ रही है वो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल यहां पे आ रही है। सो आई कैन राइट कि जो 1 न्यूटन की जो वैल्यू है वो 10⁵ डाइन के इक्वल है। क्यों? बिकॉज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? हम डाइन बोलते हैं। इसका यहां पे ध्यान रखें। ओके, यहां तक कोई डाउट? आप नो सर। मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं दूसरा आपके पास। जैसे मान लो आपके पास यहां पर हम बात करें वर्क, वर्क दे रखा है आपके पास यहां पे, लेट अस से 780 न्यूटन पर न्यूटन मीटर के इक्वल आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू आप बताओ जस्ट यहां पे सिंपली केजीएफ सेंटीमीटर के अंदर कितना वर्क आपके पास यहां पे लगा। वर्क की वैल्यू एसआई सिस्टम में गिवन है, मैं आपसे रैंडमली केजीएफ सेंटीमीटर, मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू होगी मीटर, या फिर आप कह लो जूल भी बोल सकते हैं इसको, 780 जूल। तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो कैसे करेंगे? वर्क 780 न्यूटन मीटर। 780 न्यूटन मीटर दे रखा है ना? तो सबसे पहले न्यूटन को आप कन्वर्ट करो। 780 एज इट इज मैंने लिख लिया यहाँ पे, 780 एज इट इज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब आपको पता होना चाहिए, यस बोलो। 7 × 9 8.91। अब देखो, अब मुझे खुद नहीं पता क्या वैल्यू होगी, मैं जस्ट आपके सामने निकाल लूंगा अभी, तब समझना उसको कैसे निकला है ये। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 kgf 9.81 न्यूटन के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं 1/9.81 kgf जो होगा वो 1 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे न्यूटन को मैंने लिख दिया सिंपली 1/9.81 kgf, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं यहां पर? वो होंगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वर्क की वैल्यू 780 जूल थी, ये अब आपके पास किसके इक्वल हो चुका है? ये हो चुका है 780 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9.81 केजीएफ सेंटीमीटर के। समझे बात? अब सॉल्व करो, निकालो आपके पास यहाँ पे आराम से वैल्यूज। तो कुछ आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कैसे आप कन्वर्जन करते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। क्लियर है? तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करना। आप जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां पे कहीं ना कहीं आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस होगी कि यूनिट कुछ और गिवन है, आपको एसआई में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब बताओ कुछ यहाँ पे रिपीट करने वाला हो। लास्ट के 2 एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम हो किसी को? लास्ट के 2 एग्जांपल्स में क्लियर है सर। ये चलो, अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल सिंपल सा मतलब याद रखना, जिस तरह से आपके पास सॉलिड सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन होता है, सेम उसी तरह से लिक्विड के अंदर आपके पास फ्रिक्शन होता है। लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है ना? तो आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि विस्कोसिटी कुछ नहीं है, विस्कोसिटी आपके पास एक लिक्विड फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट यहाँ पे करती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिक्विड फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ?
कि जब भी आपके पास लिक्विड फ्लो करेगा लिक्विड के अंदर या लिक्विड की एक्सटर्नल सरफेस पे, कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्शन ऑब्जर्व यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन होता है, तो उसको विस्कोसिटी का हम यहाँ पे नाम देते हैं। अब इसे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। चलो यही देख लो आपके पास। हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी सॉलिड सरफेस है। एक सिंपल सी सॉलिड सरफेस दे रखी है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। इस सॉलिड सरफेस के ऊपर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। पहली चीज तो ये, जब भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे आपको अज्यूम करना है कि जो फ्लूइड है वो आपके पास थिन लेमिनास की फॉर्म में आपके पास फ्लो यहाँ पे करता है। लेमिना का मतलब क्या हुआ? लेयर्स, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, आपके पास ए फोर साइज जो शीट्स होती है, पेपर जो मेरे पास होता है उसका बंडल आएगा आपके पास यहाँ पे। तो हर एक पेपर जो मेरे पास है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है या लेमिना को रिप्रेजेंट आपके पास यहाँ पे कर रहा है। बस अभी के लिए आप ऐसा अज्यूम कर लो। तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे हुआ क्या, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है हमारे पास, ठीक है, जो कि फ्लूइड जो फ्लो कर रही है आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे हम स्टडी करते हैं एक कंडीशन जिसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन का मतलब क्या हुआ? नो स्लिप कंडीशन का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट पे आता है तो आपके पास लिक्विड की जो सबसे बॉटम लेयर होगी वो आपके पास प्लेट की प्रॉपर्टीज को अटेन कर लेगा। मतलब जैसे कि आपके पास यहाँ पे जो ये रेड कलर की जो मैं एरो शो कर रहा हूं, ये आपके पास एक लेमिना को शो कर रहा है, फ्लूइड की एक लेयर को शो कर रहा है जो कि सबसे बॉटम पर है। सबसे बॉटम पर आपके पास है और ये क्या कर रहा है? सॉलिड सरफेस का कांटेक्ट बना रहा है। ओके, अब अगर आपके पास यहां पर प्लेट मेरे पास फिक्स्ड है, मतलब इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है, तो आपके पास ये जो लेयर है ये क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी भी मेरे पास जीरो हो जाएगी। ये लेयर क्या बन जाएगी? मेरे पास एक स्टेगनेंट लेयर बन जाएगी यहां पर, ठीक है ना। तो मतलब आपके पास यहाँ पे फ्लूइड का सबसे बॉटम पोर्शन जो है वो प्लेट की प्रॉपर्टीज को अचीव कर ले रहा है। अगर प्लेट मूव करती तो ये भी मूव करता, अगर आपके पास प्लेट फिक्स है तो ये भी फिक्स आपके पास यहाँ पे रहेगा। इसका ध्यान रखना। अब हुआ क्या, आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर दूसरी लेयर्स भी है जो कि स्लाइड करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे होता क्या है, ऊपर जो भी मैं ब्लू कलर के आपको एरोस शो कर रहा हूं या लेमिनास को शो कर रहा हूं या लेयर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स को शो कर रहा हूं, सॉरी ये क्या चीज आपके पास यहाँ पे, ये लेमिना है। जो लेमिनास को आपको शो कर रहा हूं इनके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो कि सबसे बॉटम पे जो लेयर है, लेयर नंबर 1, इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो आपके पास हर एक प्लेट की जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो के इक्वल है, वो आपके पास लगातार चेंज हो रही है। ये लगातार आपके पास चेंज यहां पे हो रही है, ठीक है। क्यों चेंज हो रही है? बेसिकली क्योंकि आप ऐसा सोच के देखो, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करना। ये है मेरे पास लेयर नंबर 1 जिसको मैं स्टेगनेट लेयर का नाम दे रहा था, ठीक है। ये अब आपके पास स्टेशनरी हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी क्या है? मेरे पास जीरो है। अब इसके ऊपर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। जो आपके पास लेयर नंबर 2 है वो लेयर नंबर 1 को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींचने की कोशिश कर रहा है यहां पर। लेकिन जो ऑरेंज कलर की लेयर है वो ब्लू कलर की लेयर को रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके मोशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो विस्कोसिटी कुछ नहीं है, ये आपके पास एक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट यहां पे करती है बिटवीन दी टू लेयर्स। तो आप यहां पे देख सकते हो कि आपके पास यहां पे जो जो मैंने एरो शो करा है यहां पर, जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, ये एरो ब्लू कलर की लेयर ऑरेंज पे लगा रही है, और जो ऊपर जो एरो बना हुआ है
ये आपके पास फोर्स ऑरेंज कलर की लेयर 2 के ऊपर लगा रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है आपके पास यहां पे, आपके पास एक शेयर फोर्स लग रही है यहां पे। शेयर फोर्स का मतलब पैरेलल टू दी सरफेस। तो पैरेलल टू दी प्लेट, पैरेलल टू दी फ्लूइड एक फोर्स एक्ट कर रही है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, इसको हम बोल सकते हैं यहां पे शेयर फोर्स। ये ध्यान रखो, समझ गए बात मेरी? यहां तक कोई डाउट हो? आप इस तरह से आप थोड़ा सा और ऊपर जाओ, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ। यहां पे क्या है मेरे पास, लेयर नंबर 3 है, लेयर नंबर 3 प्रेजेंट है यहां पे। अब आप खुद सोच के देखो, लेयर नंबर 3 की जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा होगी 2 से। तो लेयर नंबर 3 जो है वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो 2 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है इस ब्लू कलर के एरो की डायरेक्शन पे। ब्लू की स्पीड रेड कलर के कंपेरेबल कम है, तो वो आपके पास रेड को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन आप देखोगे, अगेन यहां पे शेयर फोर्स एक्ट कर रही है। समझ गए बात मेरी? तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू y1 अपर वर्टिकल डायरेक्शन पे अगर आप जाते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में शेयर फोर्स आपको देखने को मिल रही है। या हम कह सकते हैं शेयर फोर्स, या इसको विस्कस फोर्स भी हम इसे बोल सकते हैं। समझे बात मेरी? यहां तक कोई डाउट हो? बताओ यहां पे कोई डाउट है तो। नो सर। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो FS1 FS2 मैंने लिखा है, जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों शेयर फोर्सेस सेम हो। ये डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर। अभी तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट शो कर दी। अब बात आती है कि चलो ठीक है सर, आपके पास विस्कोसिटी फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन दी फ्लूइड लेयर। तो आपने फ्रिक्शन कहां देखा? आपने फ्रिक्शन देखा यहां पे इस येलो कलर के रीजन पे। आपने फ्रिक्शन देखा हर एक लेयर्स के बीच में। ठीक है ना, ये जो ऑरेंज कलर का रीजन है, यहां पे आपने फ्रिक्शन देखा। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि ये फ्रिक्शन आया कहां से, ऐसे क्या रीजन थे कि आपको विस्कोसिटी देखने को मिली, आपको फ्रिक्शन देखने को मिली। सबसे पहली चीज, अगर हम इसको टेक्निकली थोड़ा डेफिनेशन में पढ़े, तो आप ऐसे डिफाइन से करते हो, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड which by which it offer a resistance to the movement of one layer of the fluid over the another adjacent layer। इसको हम विस्कोसिटी का यहाँ पे नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में आपको बताता है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फ्रिक्शन आया क्यों, विस्कोसिटी आई क्यों यहां पर। तो विस्कोसिटी आने के दो रीजन होते हैं आपके पास फ्लूइड के अंदर। कौन कौन से रीजन है? एक तो होता है कोहेशन, एक होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ये दो रीजन की वजह से आपको विस्कोसिटी देखने को मिलती है। कहां पे? लिक्विड्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, गैसेस के अंदर। ये ध्यान रखना, लिक्विड और गैसेस के अंदर आपको विस्कोसिटी इन दोनों रीजन की वजह से देखने को मिलती है। कोहेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना भी होगा शायद, क्या होता है कोहेशन और अडहेशन? अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन किसके बीच में? फोर्स के बीच में सर। आपके पास अडहेशन क्या हुआ फिर, वो भी तो अट्रैक्शन है बेसिकली। ध्यान रखना, दोनों के दोनों आपके पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो कोहेशन आपके पास होता है वो सेम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। मतलब पानी का एक एटम दूसरे मतलब ऐसा समझ लो, पानी का एक एटम, ठीक है, दूसरे वाले एटम के ऊपर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, वो कोहेशन है मेरे पास। सेम एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं कोहेशन। अडहेशन का मतलब होता है एक आपके पास पानी का जो एटम है वो किसी दूसरे फ्लूइड के एटम के ऊपर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, या पानी का जो एटम है वो आपके पास सॉलिड सरफेस के ऊपर कितना एक्सट्रैक्शन लगा रहा है। तो ध्यान रखना, कोहेशन आपके पास हमेशा लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, अडहेशन हमेशा आपके पास अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास होती है। ये आपको ध्यान यहां पे रखना है। अब एक चीज देखो,
हमारे पास लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो आपस में उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कोहेशन का नाम देते हैं, जिसकी वजह से विस्कोसिटी आपको देखने को मिलती है। तो लिक्विड के अंदर क्या रीजन होता है? कोहेशन आपका रीजन होता है। गैसेस के अंदर क्या क्या रीजन होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर आपका रीजन होता है यहाँ पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर नाम से सोच के देखो, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर आपके पास कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं फ्लूइड के पार्टिकल्स, उसको हम मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बोलते हैं। तो समझ ऐसे आएगा नहीं, इसको आप ऐसे समझो। आप मान लो अगर आपके पास एक सॉलिड सरफेस है, ये एक सॉलिड सरफेस है, ये आपके पास एक सेकेंड सॉलिड सरफेस है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऊपर वाली प्लेट का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, नीचे वाली प्लेट का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इनके बीच में प्रेजेंट है आपके पास यहाँ पे क्या? गैसेस। कोई भी गैस प्रेजेंट है मेरे पास यहाँ पे। तो डॉट्स जो बेसिकली है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस केस में अभी मैंने आपको बताया नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन का मतलब क्या था? कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड की एक लेयर सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाती है। आप एज्यूम करो ये ग्रीन कलर की जो मैंने लाइन शो करी है यहां पे, ये आपके पास कांटेक्ट बना रही है सरफेस के साथ। सिमिलरली ऊपर जो ग्रीन कलर की मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऊपर कांटेक्ट बना रही है। तो आपके पास फ्लूइड के मॉलिक्यूल, फ्लूइड जब किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाता है तो नो स्लिप कंडीशन की वजह से वो उसकी प्रॉपर्टीज को अटेन कर लेता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर की जो लाइंस है, वहां पे जितने भी एटम्स या जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम हो जाएगी प्लेट की। तो क्या मैं कह सकता हूं ए पॉइंट पर जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल है उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बी पॉइंट पर जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स है उनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा। यस और नो? हाँ या ना, जस्ट बताओ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फ्लूइड जब किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज को वो अटेन कर लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमारे पास यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में के अंदर रैंडमनेस, या फिर आप ऐसे समझ लो उनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। वो रैंडमली आपके पास किसी भी डायरेक्शन पे मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो रैंडमली वो मूव करेंगे कहीं पर भी। तो जब वो रैंडमली मूव करेंगे तो वो आपके पास सराउंडिंग वाले एटम्स और मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, उनसे वापस यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे आपस यहाँ पे। ठीक है, तो जो फ्लूइड पार्टिकल्स आगे आने वाले फ्लूइड पार्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 या 5 पे स्ट्राइक करेंगे तो उनके ऊपर अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे आपस यहाँ पे। और इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या होता है? विस्कोस फ्रिक्शन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है बिटवीन दी फ्लूइड लेयर्स आपके पास यहाँ पर। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हुआ क्या? टेम्परेचर की वजह से जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमली जब वो मूव करेंगे तो सराउंडिंग फ्लूइड को स्ट्राइक करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर आपके पास यहाँ पर। ठीक है, और गैसेस के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से होती है। ये ध्यान रखना, ये याद रखना, बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। चलो ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था अभी, चलो आप यहाँ पे देख लो, एक और चीज आप देख लो। अगर आप सरफेस के नॉर्मल जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, अगर आप ऊपर जाओगे तो अभी मैंने आपको मैंने बताया कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? शेयर फोर्सेस एक्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगी।
क्योंकि फ्रिक्शनल इफेक्ट होने की वजह से बॉटम पे लेयर की वेलोसिटी कम होगी, फ्रिक्शन ज्यादा है। ऊपर जैसे जैसे जाओगे आप, फ्रिक्शन कम होने से फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके पास यहां पे आता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी सबसे पहले तो लेमिनार फ्लो के लिए डिफाइन हम करते हैं। अब लेमिनार का मतलब क्या है बाद में बताऊंगा, बस अभी के लिए अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये लेमिनार फ्लो के लिए आप डिफाइन करते हो, बस इतना सा दिमाग में बिठा लेना अभी। अब आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है कि हमारे पास जो शेयर फोर्स लग रही है एफएस पर यूनिट एरिया, शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया जिसको आप शेयर स्ट्रेस भी यहां पे बोलते हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल। ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल आपके पास यहां पे होगा, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है सर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां पे क्या है बेसिकली। ठीक है, अब ऐसे समझो, ये जो डायग्राम बना हुआ है आपके पास, ये वाला डायग्राम येलो जिससे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। इस केस में अभी हमने देखा कि जो बॉटम लेयर है मेरे पास, बॉटम लेयर, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि ये स्टैग्नेंट लेयर हो चुकी है। ठीक है, लेयर नंबर 2 की वेलोसिटी लेट अस सपोज u1 है, अज्यूम कर रहा हूं मैं, और आपके पास 3 की वेलोसिटी क्या है? u2 है, लेट अस सपोज। ओके, अब आपके पास यहां पे इन दोनों लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज वो है dy, सेम डिस्टेंस है दोनों लेयर के बीच में। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है दो लेयर्स के बीच का वेलोसिटी चेंज कितना आपको देखने को मिला। तो जैसे आप देखोगे du बाय dy का मतलब है सिंपल सा, अगर मैं आपके पास नीचे की दो लेयर्स की बात करूं, 1 और 2 की बात करता हूं, 1 और 2 की, तो du बाय dy का मतलब है वेलोसिटी चेंज u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय dy। ये आपके पास बना वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर आप यहां पर 2 और 3 की बात अगर करते हो तो du बाय dy क्या होगा? u2 माइनस u1 वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स। ओके, मतलब कि एक यूनिट, अगर आप मतलब एक नॉर्मल डायरेक्शन पे अगर आप एक यूनिट डिस्टेंस से मूव कर रहे हो, एक dy डिस्टेंस से मूव अगर आप कर रहे हो, तो कितना वेलोसिटी में चेंज आया वो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको रिप्रेजेंट यहां पे कर रहा है, बस ये ध्यान रखना। ओके, अच्छा एक चीज सोच के बताओ, क्या ये du बाय dy की वैल्यू क्या सेम होनी चाहिए 1 और 2 और 2 और 3 के लिए? नो 1 2 और 2 3 के लिए सेम होनी चाहिए कि नहीं? नो नो। नो। तो ये आपके पास सेम हो भी सकती है, सेम नहीं भी हो सकती। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। आप जेई लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सेम एग्जाम में जो कैसे हो सकती है सर? क्या सेम? हाँ सेम बताऊंगा मैं आपको, जब आप टाइप ऑफ फ्लूइड जब पढ़ोगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, सेम भी हो सकती है और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है ये। ठीक है, जेई लेवल के लिए आप जो पढ़ रहे हो अभी, बहुत रेयरली चांस है कि आपके पास वो एक कोई न्यूमेरिकल फ्रेम करे जिसमें du बाय dy चेंज हो। आपके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेम ही रहेगा हर जगह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास चेंज सेम कैसे रह सकते हैं, चलो ये देख लो। मान लो अगर आपके पास बॉटम जो लेयर है इसकी वेलोसिटी है 0, इसके ऊपर की जो लेयर है इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसके ऊपर की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी है u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, और आपके पास जो गैप दे रखा है वो सेम है, गैप है y के। तो क्या मैं कह सकता हूं du बाय dy 1 और 2 के लिए ये सिंपली होगा 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय y के इक्वल। सिमिलरली अगर मैं आपके पास 2 और 3 की बात करूं, 1 2 3, 2 और 3 की अगर बात करता हूं तो ये होगा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय y। यस और नो? तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम आ रहा है इस तरह से। तो बाय बाय। ठीक है ना। जी अब हम कुछ और भी केसेस देखेंगे जहां पे ऐसा नहीं भी होगा, तो उसकी मत टेंशन लेना, वो आप धीरे धीरे आएगा। अब यहां पे इस केस में अगर आप देखोगे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बोलता है कि लैमिनार फ्लो के अंदर, ठीक है, लैमिनार फ्लो के अंदर अगर हम वाटर की अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है du बाय dy के।
जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा शेयर स्ट्रेस होगा, जितना कम वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उतना कम शेयर स्ट्रेस होगा। समझ गए बात मेरी? अब एक चीज सोच के देखो, दो केसेस लेके चलते हैं लोगों। अब मुझे बताओ, आपके पास दोनों ही केसेस में वेलोसिटी ग्रेडियंट कहां पे सेम है, कहां पे डिफरेंट डिफरेंट है? ये ए है और ये आपके पास बी। सर ये तो सेम है। किस में सेम है? ए में। ए में सेम है। अगर आप बी में लेयर नंबर डिफरेंट है। किसमें? बी में डिफरेंट है सर। बी में डिफरेंट है, ए में सेम है। अगर आप 1 और 2 के बीच में देखोगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ रही है? 2/y। ये y डिस्टेंस में अज्यूम कर रहा हूं ना। और आपके पास 2 और 3 के बीच में भी 2/y। अगर आप बी के केस में देखोगे तो 2/y और अब आपके पास 1/y। ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में सेम आ रही है, जैसे कि आपके पास ए में आपको देखने को मिल रहा है, तो शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो भी सेम होगी हर एक लेयर के बीच में। यस और नो? यस सर। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है आपके पास यहाँ पे? जो शेयर स्ट्रेस आ रही है पर यूनिट एरिया, शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया दो लेयर्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना ज्यादा शेयर स्ट्रेस होगा। तो फर्स्ट केस में आप देखोगे कि जो शेयर स्ट्रेस आपको देखने को मिल रहा है 1 और 2 के बीच में, वही सेम आपको 2 और 3 के बीच में भी देखने को मिल रहा है। अब चलो इक्वेशन नंबर बी पे, फ्लो नंबर बी पे। वहां पे अगर आप देखोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू बॉटम पे ज्यादा है, ऊपर कम हो गई। तो मतलब कि शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बॉटम पे ज्यादा होगी और आपके पास नीचे कम होगी। ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन पे प्लेट के, तो शेयर स्ट्रेस भी चेंज होगा वर्टिकल डायरेक्शन पे। ये ध्यान रखना। एनी डाउट? नो सर। चलो, तो आपके पास अब यहां पे अगर हम देखें, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो? एक कांस्टेंट को डिनोट यहाँ पे एक वो करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी का यहाँ पे हम नाम देते हैं। ये ध्यान रखना। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, सॉरी, जो विस्कोसिटी है वो शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का रेशो मेरे पास यहाँ पे हुआ। अगर आप देखोगे विस्कोसिटी की यूनिट क्या हुई, सॉरी यूनिट बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूला क्या हुआ आपके पास? टाउ अपॉन du/dy। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू 1 यूनिट के इक्वल अगर होती है, तो आपके पास विस्कोसिटी क्या होगी? शेयर स्ट्रेस के इक्वल होगी। ओके, सो आई कैन से viscosity can be defined as the shear stress required to produce 1 unit of velocity gradient। समझे बात? मैं फिर से आपके पास यहां पे लिख देता हूं। विस्कोसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द शेयर स्ट्रेस required to produce 1 unit of velocity gradient। ठीक है, ये फॉर्मूला से मैंने फॉर्म डेफिनेशन लिखी है इसकी। यहाँ पे सर कोई अगर डाउट? अगर शेयर स्टेटस में एंगल दिया होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होगी? शेयर स्ट्रेस अलग दिया होगा, मतलब कहने का? अगर एंगल दिया होगा सर। एंगल दिया हो बीच में, दो प्लेट्स के बीच में। हाँ सर। देखो, सबसे पहली चीज, आपके पास अभी हमने क्या अज्यूम करा? अभी मैंने स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट की यहाँ पे बात करी है। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे अगर एंगल दिया होता है तो हमें प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि जो गैप है, बेसिकली एंगल का मतलब क्या हुआ आपके पास यहाँ पे? आप ऐसे समझो, एक प्लेट ऐसे गिवन है आपके पास, एक प्लेट ऐसे गिवन है, यही कहना चाह रहे हो? यस और नो, यही कहना चाह रहे हो क्या? सर यस। हाँ। अब इस केस में देखो, अगर आप ऐसा कोई केस देखते हो, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि हमारे पास जो गैप है, ये जो गैप है, ये किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है ना? तो अगर आपको पता है कि dy मेरे पास किस तरह से चेंज हो रहा है, तो हम प्रॉपर इंटीग्रेशन के थ्रू शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।
तो आपके पास ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये डिफरेंशियल फॉर्म में तभी लिखा जाता है आपके पास यहाँ पे। अब मान लो अगर आपके पास यहां पर प्लेट के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट है, मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी, ये अभी कांस्टेंट है, एच के इक्वल है। आपके पास टॉप प्लेट फ्लो कर रही है वी वेलोसिटी से, नीचे वाली फ्लो कर रही है जीरो वेलोसिटी से। तो शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी इसको सिंपली आप लिख सकते हो म्यू वी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच। क्यों? क्योंकि आपके पास गैप कांस्टेंट है, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो वो गैप कांस्टेंट है। लेकिन अगर गैप आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होता है तो आपके पास यहां पे क्या होगा, उस केस में आपको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी कि जो गैप मेरे पास है वो वेरी कैसे कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि आपके पास प्लेट प्लेट इंक्लाइंड कैसे है, वो उस पर डिपेंड कर जाएगा। फिर समझे? तो वो आपके पास एक थोड़ा सा अलग सेपरेट टॉपिक बन जाता है, वो जेई में आपसे नहीं पूछा जा सकता, उसकी मत टेंशन लो आप, ठीक है। बस आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी वहां पे, इतना ध्यान रखना, तभी Okay, आपके sir. पास मैथमेटिकल फॉर्मूला डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे जाते हैं। चलो ये हो गया आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलो ठीक है, ये वाला कंसेप्ट तो मैं आपको अभी बता दूं मैं आपके पास। चलो चलो अभी देख लो ये वाला कंसेप्ट भी कि सर आपके सर पास। सर आज जितना ही सर 5 बजे भी क्लास है ना ओएससी का सर। हाँ 5 बजे क्लास है, मुझे पता है आपके पास, मैं अभी ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं क्योंकि बहुत हो चुका है अभी आज के लिए। मैं अभी थोड़ा सा, या इसको मैं कल शुरू करूंगा, मैं आपको जस्ट हल्का सा यूनिट के बारे में बता देता हूँ, विस्कोसिटी की यूनिट के बारे में, फिर हम क्लोज करते हैं। सिमिलर टॉपिक रहेगा तो आसान रहेगा आपको रिवाइज करना। बस एक यूनिट देख लो फिर आपके पास लेक्चर को क्लोज करेंगे। तो आपने अभी फॉर्मूला डिफाइन करा न्यूटन लॉ विस्कोसिटी से, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अब आपको पता है कि जो विस्कोसिटी है दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास टाउ का मतलब क्या है, टाउ है शेयर स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपके पास इसे हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। डी क्या है, बेसिकली डी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी। तो आपके पास यूनिट क्या होगी, बेसिकली वेलोसिटी ही होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड। डीवाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, जिसको मीटर में आप लिख सकते हो। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो विस्कोसिटी की जो यूनिट आ रहे हैं वो आ रही है मेरे पास 1 न्यूटन। क्या यूनिट बन रही है आपके पास यहाँ पे, मीटर से, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये न्यूटन आपके पास बन रहा है यहाँ पे। इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आपके पास यहां पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी बोलते हो, तो इसको आप यहां पे पास्कल सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमें पता है कि जो एक न्यूटन है वो 1 किलोग्राम पर मीटर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूं इसको, एक मिनट रुकना जरा आपके पास। इसको लिखा 1, फिर आपके पास 1 न्यूटन को मैंने लिखा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास फॉर्मूला, कोई इशू नहीं। तो आपके पास यहाँ पे विस्कोसिटी को मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1 किलोग्राम, क्या यूनिट बन रही है चेक करो, क्या ये यूनिट बन रही है आपके पास 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, यस और नो? यस सर। तो आपके पास विस्कोसिटी के 3 यूनिट आपको देखने को मिले, कौन कौन सी यूनिट देखने को मिले, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल सेकेंड, 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तीनों की तीनों यूनिट, कौन सी यूनिट है ये आपके पास यहाँ पे, ये है एसआई यूनिट, ये ध्यान रखना। अब अगर मैं आपके पास यहाँ पे इसी को सीजीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करोगे आपके पास यहाँ पे, 9 सेकंड पर सेंटीमीटर। आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डाइन में, फोर्स को रिप्रेजेंट करोगे डाइन में, सेकंड एज इट इज यहां पे रहता है, और आपके पास मीटर को हम लिख देंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट बन जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं आपके पास यहाँ पे, इसी को आप यहाँ पे बोलते हो 1 पोइस,
ठीक है, तो पॉइज का मतलब कुछ नहीं है, वो सीजीएस यूनिट है आपके पास किस चीज की, विस्कोसिटी की, ये ध्यान रखना। तो ये तो देख लिया अपने फॉर्मूला। अब करते हैं बात, अच्छा इसको आप 1 पॉइज की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल भी होती है, आप यहां से देख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड से आप लिख सकते हो यहां पे इसको, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, चलो अब आपके पास यहां पे अगर हम कन्वर्जन की बात करें, कैसे कन्वर्जन करोगे, अगर आपको पता है कि जो विस्कोसिटी की वैल्यू है वो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, और मैं आपको बोलता हूं कि इसे कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इनटू आपके पास सीजीएस यूनिट, ठीक है, तो क्या कैसे करोगे आप, आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूटन मेरे पास है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। सेकंड को आप एज इट इज यहां पे लिखते हो, मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो उसको हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास यहां पे यूनिट क्या बन गई, म्यू बन गया आपके पास 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं, और सॉरी इसको म्यू मत लिखो, इसको लिखो आप 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं आपके पास कि जो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 10 पॉइज आपके पास, ठीक है। तो ये आपको यहां पे ध्यान है, यहां तक कोई डाउट, तो आपके पास यहाँ पे आज के लिए इतना काफी है। अब एक और चीज का ध्यान रखना, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है खासकर विस्कोसिटी वाला, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग सा रह सकता है कल की क्लास में, क्योंकि टाइप ऑफ फ्लूइड आप पढ़ोगे, ठीक है ना, काफी सारे फिनोमिनाज आप देखोगे और डिफरेंट डिफरेंट, तो ये सेपरेट रहेगा बिल्कुल। फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो आप पढ़ोगे वो पूरा का पूरा लिंक रहेगा, ठीक है। अगर आप फ्लूइड काइनेमेटिक्स को सही से नहीं समझोगे या फ्लूइड डायनेमिक्स के स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स को सही से समझोगे तो आपको एंड में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये ध्यान रखना बस।